प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेंजियोन अब विद्यालय जाने लगा है और प्रतिदिन वह विद्यालय से नए नए अनुभव प्राप्त कर घर आता है। बेंजियोन का तुर्की भाषा का अध्यापक बहुत कठोर था। छात्रों को दंडित करने के विषय में वह सोचता था कि अधिक दंड देने का अधिक फल प्राप्त होगा, अतः वह प्रतिदिन किसी न किसी छात्र को अवश्य मारता था। बेंजियोन उससे बहुत चिढ़ता था। एक बार विद्यालय में तुर्की भाषा के कालांश में बेंजियोन ने पास में बैठे हुए मित्र के कान में कहा, देखो, इस शिक्षक का डंडा जैसा टेढ़ा है, वैसा ही उसका कंठ भी टेढ़ा है। हंसी को रोकने में असमर्थ वह बालक जोर जोर से हंस दिया। अन्य कुछ बालकों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी हंसने लगे। क्या हो रहा है बेंजियोन, उठ, शिक्षक ने चिल्लाकर कहा। क्या तूने बोला? फिर से बोल। बेंजियोन ने बोला, आपका डंडा जैसा मजबूत है वैसा ही आपका कंठ भी है, ऐसा मैंने कहा था। बेंजियोन ने एक दो शब्द बदल दिए। शिक्षक ने कहा, अरे, मुझसे तू जीवान लड़ाता है, कितना धृष्ट है। ऐसा कहकर वह शिक्षक डंडे से बेंजियोन को मारने के लिए उद्यत हो गया। बेंजियोन चिल्लाया, मुझे मारते हो? खबरदार, मेरे पिता आपकी दुष्टता के विषय में अपनी पत्रिका में समाचार छाप देंगे। जानते हो, वह पत्रकार हैं। बेंजियोन ने सोचा था इस शिक्षक से मुक्ति का यही सही उपाय है, इसीलिए ऐसा बोलकर इन्हें डरा देता हूं। लेकिन शिक्षक ने कहा, जानता हूं तेरे मूर्ख पिता को और उसकी पत्रिका को, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ले, अपनी बदतमीजी का फल भुगत। ऐसा बोलकर शिक्षक ने उसके हाथों, पैरों और पीठ पर निर्दयता से मारा। उसने मारना तभी बंद किया जब शोर शराबा सुनकर स्वयं प्रधानाचार्य ने दौड़ते हुए आकर जबरदस्ती उसके हाथ से डंडा छीन लिया। फिर कभी इस विद्यालय में नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, ऐसा बेंजियोन ने गुस्से में रोते रोते कहा और वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। प्रधानाचार्य स्नेह से उसे अपने कक्ष में ले गए और कहा, चिंता मत करो, आज से तुम्हारा प्रवेश मैं तीसरी कक्षा में कर देता हूँ। वहाँ पे यह शिक्षक नहीं पढ़ाता है, इसलिए तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से प्रधानाचार्य ने समस्या का समाधान निकाला, क्योंकि वह जानता था कि बेंजियोन एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। तो इस तरह से एक वर्ष में ही बेंजियोन तृतीय कक्षा में प्रविष्ट हो गया। तीसरी कक्षा में बेंजियोन के शिक्षण में बहुत प्रगति दिखाई दे रही थी। समय बीतने के साथ साथ फ्रेंच भाषा के प्रति वह बहुत आकर्षित होने लगा था। उस भाषा की व्यावहारिकता, विशाल शब्द संपत्ति, सरलता इत्यादि बातों ने उसका मन जीत लिया। उसकी तुलना में पुरानी हिब्रू भाषा उसे अव्यावहारिक दिखाई देने लगी थी। इस अभागी भाषा में मुझे व्यवहार करना है, ऐसा किस कारण से पिताजी अनुरोध करते हैं, ऐसा मन में उसके प्रश्न बार बार उठता रहता था। पिताजी का विरोध मुझे अब करना चाहिए, ऐसी भी उसके मन में कभी कभी इच्छा होती थी। अविचाइल के साथ कक्षा के अतिरिक्त समय में हिब्रू भाषा में बोलना है, ये भी उसके लिए बड़ा कष्ट का विषय होने लगा था। एक दिन पिताजी ने घर पर पूछा कि बेंजियोन, अविचाइल के साथ तुम अनौपचारिक समय में हिब्रू भाषा में ही बातचीत करते हो या नहीं? बेंजियोन ने डरते हुए कहा, विद्यालय में हम दोनों का मिलना ही बहुत कम होता है, हम दोनों के मित्र भी अलग अलग हैं और कक्षा का जो भी अतिरिक्त समय होता है वह हमारे मित्रों के साथ ही बीत जाता है, इसलिए हम दोनों का मिलना वहाँ कठिन होता है। तब बेन यहूद ने कहा, कठिन होते हुए भी यह कार्य तुम्हें करना चाहिए बेटा, ताकि दूसरे बच्चे भी उस भाषा को सुन सकें। पिता की इस आज्ञा को सुनकर बेंजियोन ने स्वीकृति में सिर हिला दिया, किंतु मन ही मन सोचा कि पिताजी का यह आदेश व्यवहार के योग्य नहीं है। विद्यालय में फ्रेंच भाषा का शिक्षक अति कुशल था। उसने एक दिन बेंजियोन को अपने घर बुलाया और अपने संग्रह में से फ्रेंच भाषा में लिखित
बहुत सारी पुस्तकें उसे दिखाई। एक सुंदर और सचित्र पुस्तक बेनजियोन को देते हुए कहा, बेटा, ये पुस्तक अद्भुत है, घर ले जाकर पढ़ो, फिर लौटा देना। बाद में मैं तुम्हें अन्य पुस्तकें भी दूंगा। धन्यवाद कहकर बेनजियोन घर लौट आया। विशेष रूप से पिता की दृष्टि से छिपाकर उसे वह पुस्तक पढ़नी थी। उस रात जैसे वह बहुत थका हुआ हो, इस तरह से जल्दी से बिस्तर पर चला गया। उसके बाद जब सब सो गए, तब खिड़की के पास बैठकर वहां फैले हुए सड़क के बल्ब के प्रकाश में अत्यंत उत्सुकता से उस पुस्तक को पढ़ना उसने शुरू किया। कब लंबा समय बीत गया यह उसे बोध ही नहीं रहा। पुस्तक हाथ में लिए हुए ही वह सो गया। दूसरे दिन वह उस पुस्तक को विद्यालय भी ले गया। कक्षा में भी बीच बीच में शिक्षक की नजरों से बचाकर उसने कुछ पन्ने पढ़ लिए, क्योंकि उसे उसमें रस का अनुभव हो रहा था। कक्षा के अतिरिक्त समय में भी उसने पुस्तक पढ़ने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। फिर भी वह पुस्तक बहुत मोटी थी, उसे पूरी पढ़ने में वह असमर्थ था। उस दिन शाम को घर जाने के बाद अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास बैठकर वह फिर से उस पुस्तक को पढ़ने लगा। उस पुस्तक को पढ़ने में इतना लीन हो गया कि पास में आकर खड़े हो गए पिता की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। पिताजी ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? ऐसा पूछते हुए पुत्र के हाथ से पुस्तक लेकर बेन यहूद ने देखा। बेनजियोन की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसने मन ही मन में सोचा, ओह, अब तो मैं मारा गया। यह सोचकर चुपचाप खड़ा हो गया और उसने आंखें नीचे झुका ली। बेन यहूद ने कहा, अरे, यह तो बहुत बढ़िया पुस्तक है बेनजियोन, और उस पुस्तक को लौटा दिया और फिर कहा, अति शीघ्र हिब्रू भाषा में इसका अनुवाद करके मैं अपनी पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित करूंगा। अभी तो चलो पढ़ लो तुम फ्रेंच भाषा में, कोई समस्या नहीं, लेकिन उसके बाद इसे तुम हिब्रू भाषा में पढ़ोगे। पिता के मुंह से निकले वचन सुनकर बेनजियोन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बालक ने कहा, सच पिताजी, इसका हिब्रू भाषा में अनुवाद हो सकता है? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सरल फ्रेंच भाषा में लिखी इस पुस्तक को फिर से कठिन हिब्रू भाषा में अनुवाद क्यों करना चाहिए? इसके बाद बेन यहूद उसे अपने कक्ष में ले गया और उसने हिब्रू भाषा में अनुवाद की गई 2-3 वैसी ही बाल कथाओं की पुस्तकें लाकर पुत्र को दी। बेनजियोन ने उन्हें भी लिया, उन्हें पढ़ा भी, लेकिन फिर भी सरल फ्रेंच भाषा की पुस्तक ही उसे अधिक पसंद आ रही थी। विद्यालय में भी वह फ्रेंच भाषा में ही सर्वप्रथम रहता, हिब्रू भाषा में नहीं। उसका इस तरह का परिणाम देखकर पूर्णतः निराश और क्रोधित बेन यहूद ने 1 सप्ताह तक पुत्र के साथ बातचीत नहीं की। बेन यहूद और बेनजियोन में एक मौन युद्ध चल रहा था। वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई। विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। कुछ दिनों तक बेनजियोन स्वतंत्र पक्षियों की तरह जेरूसलेम नगर की गली गली में घूमता रहा। न तो पढ़ने की चिंता थी, न परीक्षा की। कभी कभी अविचाइल को लेकर वो नगर में घूमने जाता, किंतु 1 सप्ताह में ही वह उब गया, क्योंकि वह तो अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलना चाहता था। किंतु बेन यहूद पुत्र के हिब्रू भाषा ज्ञान की रक्षा के विषय में अति जागरूक था। इसलिए छुट्टियों में भी बेनजियोन का मित्रों के घर जाना उसे पसंद नहीं था। उसका स्पष्ट आदेश था, यदि खेलना है तो घर में ही छोटे भाई और बहन के साथ हिब्रू भाषा में खेलो। उस समय फ्रेंच भाषा का शिक्षक भी नगर में नहीं था, इसलिए बेनजियोन को पढ़ने के लिए फ्रेंच भाषा की सुंदर पुस्तकें भी नहीं मिल रही थी। यद्यपि बेन यहूद कभी कभी उसे हिब्रू भाषा में स्वयं की लिखी हुई कहानियां ला ला कर देता भी था, किंतु पिता के दुराग्रह के कारण मन ही मन बेनजियोन हिब्रू भाषा से द्वेष करने लगा था और उसे पढ़े बिना ही वह पिताजी को झूठ बोल देता था। पिता और हिब्रू भाषा के विषय में उसके मन में
घृणा एवं असहिष्णुता उत्पन्न हो गई थी। बेन यहूद के लक्ष्य कितने विशाल और कितने महान थे, यह तो वह बालक नहीं जानता था, किंतु नियति को न जाने क्या स्वीकार था। बेन यहूद ने क्या सोचकर बेंजियोन के बारे में बड़े बड़े स्वप्न देखे थे, किंतु उन स्वप्नों का क्या होगा अभी हम नहीं जानते, किंतु कहानी के अगले भागों में यह बात स्पष्ट होगी।